Hey guys, hi. So, in the last class, what we basically understood was that how does fertilization happen? हमने क्या क्या समझ लिया that the sperm goes inside the vagina. From there, it is guided by certain hormones. हमने progesterone का नाम लिया कि कैसे progesterone is like a guide for the sperm, कैसे calcium का concentration is like a guide for the sperm, और and the sperm वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फलोपियन ट्यूब, और फलोपियन ट्यूब के एम्पुला और इस्तमस के जंक्शन में जाके फर्टिलाइजेशन होता है, राइट? सो फर्टिलाइजेशन हैपेंस वेयर? दैट हैपेंस एट द एम्पुला इस्थमस जंक्शन. अगर मैं आपको याद दिला दूं, ओविडक्ट के 3 पार्ट्स थे एंड द मिडिल बड़ा सा पार्ट दैट वाज द एम्पुला, वेयर एज द पार्ट दैट यूट्रस से जो अटैच होता था उस पार्ट को हम कहते थे इस्थमस, राइट? तो एम्पुला इस्थमस जंक्शन मतलब इनके बीच में कहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, राइट? फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? वी अंडरस्टूड दैट जो स्पर्म है वो कुछ फैक्टर्स प्रोवाइड करेगा. सेकेंडरी oocyte अपनी मियोसिस 2 दैट वाज स्टक एट मेटाफेज 2 उसको कंप्लीट करके ओवम न्यूक्लियस बनाएगा. स्पर्म और ओवम न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे. एज अ रिजल्ट विल हैव द zygote nucleus. Now, at this stage, you have to understand one thing that अभी भी zona pellucida, the outermost glycoprotein का लेयर वो इंटैक्ट है, और सिर्फ zona pellucida ही इंटैक्ट नहीं है, corona radiata भी कंसिडरेबली इंटैक्ट है, ठीक है? नाउ ये जाइगोट क्या करेगा? दिस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द यूट्रस, ओके? एट द सेम टाइम सेल डिवीजन भी शुरू हो चुका होगा. नाउ व्हेन आई से सेल डिवीजन शुरू हो चुका होगा, आई मीन from 1 to 2 cell, 2 to 4 cell, 4 to 8 and so on. Right now हम एक सिंगल सेल जाइगोट से एक 8 सेल स्टेज पे जाएंगे, और एक 8 सेल से विल हैव अ बॉल ऑफ सेल्स. नाउ दिस बॉल ऑफ सेल्स इज कॉल्ड मोरूला, ठीक है? सो जाइगोट सिंगल सेल से डबल, डबल से 4, 4 से 8, फाइनली एट अराउंड 36 आवर्स हमारे पास एक बॉल ऑफ सेल्स आ जाएगा विच इज मोरूला. अब यहाँ से थोड़ी कहानी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, टाइमिंग पे भी और कहानी के फीचर्स पे भी, ओके? पहले हम ये देख लें कि ये चीज़ें हो कहाँ रही है. सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग राइट हियर, राइट ऑन द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ठीक है? जनरली आपका जो जाइगोट है इट गोज अलोंग दिस लाइन. एनसीईआरटी के डायग्राम में ऊपर वाले लाइन पे दिखाया हुआ है, ठीक है, चलेगा, बट जनरली दिस इज द पार्ट जहां पे द जाइगोट कम्स एंड स्लाइड्स, ओके? सो मोरूला बनने के बाद विल हैव अ सेल कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट. अब यहाँ पे आपको अपना एनिमल किंगडम याद करना है. एनिमल किंगडम में मोरूला के बाद हम ब्लास्टुला कहते थे, यहाँ पे हम ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं. Many mammals, especially humans, it's very different. It's not very, but it's different. कैसे difference है? देखो, Morula was a ball of cells. Blastula is a hollow ball of cells. Animals में Blastula is supposed to be a hollow ball of cells. इन cells में कोई differentiation नहीं है. There should be a cavity inside called blastocele. उस cavity के बाद आपने पढ़ा था ब्लास्टोपोर, इफ यू रिमेंबर. पहले कैविटी बनेगी ब्लास्टोसील, दिस इज ब्लास्टोसील, और जब ऊपर की लेयर अंदर इन्वेजिनेट करेगी तो एक पोर को छोड़ेगी यहां पे, दैट इज ब्लास्टोपोर. रिमेंबर, ब्लास्टोसील और ब्लास्टोपोर में कंफ्यूज मत होना. बट इसेंशियली ब्लास्टुला में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था अभी. एनिमल्स में नहीं होता. एनिमल्स में नहीं होता मीन्स अर्ली एनिमल्स में नहीं था. बट ह्यूमंस में ब्लास्टुला कभी हम नहीं बोलते, हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं. द रीजन इज डिफरेंशिएशन. अब देखो, जो ब्लास्टुला था, जो मोरूला था, इट गेव राइज टू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. 2 तरह के सेल बनाया. एक सेल बाहर की तरफ, इन सेल को बोला हमने ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है? ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा अभी हम देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है.
एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट या उसको सपोर्ट करने के लिए 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनते हैं। हम एक एक करके उसको देखने वाले हैं। सबसे बाहर वाला जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा बाहर एक्स्ट्रा है वो, उसको कहते हैं हम कोरियन, और ट्रोफोब्लास्ट आपका वही कोरियन बनाने में हेल्प करता है। कोरियन ही प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेगा, ठीक। सो डोंट वरी, विल कम टू दैट। बट अंदर वाली जो लेयर है वो कहलाएगी इम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास, ठीक है। सो यहां पे ही डिफरेंशिएशन हो गया। सो अमाउंट ऑफ डिफरेंशिएशन इज टू मच इन द ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्लास्टुला। नियर अबाउट सेम है, बट ये जो डिफरेंशिएशन हो गया इसकी वजह से इसको हमने ब्लास्टोसिस्ट बोला, ब्लास्टुला नहीं बोला। ओके, नाउ इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या होगा? दिस ब्लास्टोसिस्ट, जो कि एक बॉल ऑफ कैविटी है, ये अब आके एंडोमेट्रियम में डिग करेगी। डिग क्यों कर रही है? क्योंकि इसको अल्टीमेटली मदर से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करना है। देयर इज लिटिल और ऑलमोस्ट नो अमाउंट ऑफ यॉक इन दी जाइगोट। देखो, जितनी एनर्जी थी वो ओवम में थी और सेकेंडरी oocyte में थी, और अभी तक जो सेल डिवीजन हुआ वो एनर्जी यूज हो गई है ना। अब बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बची है। बर्ड्स के एग्स में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ यॉक डिपॉजिट किया जाता है। मैमल्स के केस में देयर इज लिटिल टू नो अमाउंट ऑफ यॉक, लिटिल टू नो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड दैट इज वाई अगर हमारे एम्ब्रियो को सरवाइव करना है उसको मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन लेना शुरू करना पड़ेगा, राइट। सो इसकी वजह से द ब्लास्टोसिस्ट नीड्स टू अटैच, उसे अटैच करना पड़ेगा खुद को। अब इस अटैचमेंट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, ठीक है। और ये अटैचमेंट प्रोसेस कब शुरू होगा? 7th डे पर, ऑलमोस्ट अ वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन द अटैचमेंट प्रोसेस बिगिंस। एंड कब तक कंप्लीट हो जाएगा? नियर अबाउट 5 डेज में, यानी 12th डे तक आपका इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द यूट्रस विल बी कंप्लीट, ठीक है। और मैं यहाँ पे फिर से स्ट्रेस करना चाहूँगा कि लुक एट दिस थिंग दैट वी स्टडीड। हम जाइगोट के बाद प्लांट एम्ब्रियो वर्ड कब तक यूज करेंगे? अप टिल अबाउट 8th वीक। 8th वीक के बाद विल कॉल इट फीटस, क्योंकि तब वो एक एक ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। नाउ 8th वीक तक वी कैन यूज अ जनरल टर्म एम्ब्रियो, और वी विल स्टार्ट यूजिंग दी स्पेसिफिक टर्म्स एट स्पेसिफिक स्टेजेस। अभी हम जो टर्म यूज कर रहे हैं विच इज ब्लास्टोसिस्ट, बॉल ऑफ सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू बाहर का ट्रोफोब्लास्ट, अंदर का इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट। अब ये जो आपका ट्रोफोब्लास्ट था, जो आउटर लेयर था, ये दो चीजों में डिवाइड होगा, सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब देखो, ये जो बाहर वाली लेयर बन रही है ना, ये बन रही है सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट। ये जो अंदर वाली लेयर बन रही है, ये बन रही है साइटोट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट खुद ही स्प्लिट हो गया इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, सिंक्शियो एंड साइटो। सिंक्शियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में सेल्स आपस में फ्यूज हो जा रहे हैं, एंड दिस विल स्टार्ट रिलीजिंग एंजाइम्स। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेंगे जिससे मदर के एंडोमेट्रियल टिश्यू में जो ग्लैंड्स हमने बनाए थे, उन ग्लैंड के सेल्स को, स्पेसेस को क्रिएट करेगा डाइजेस्ट करके, ताकि मदर के बॉडी से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होना शुरू हो सके। दैट वाज द होल पर्पस, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है अब डिग करना शुरू कर चुका है। नाउ एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना पड़ेगा, कॉर्पस ल्यूटियम 25th डे के आगे अपने आप मेंटेन नहीं रहेगा। 14th डे में ही फर्टिलाइजेशन, 14th डे में ही आपका सेकेंडरी oocyte निकला था। अगर मुझे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना है, और कॉर्पस ल्यूटियम को क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन दे रहा है मुझे, और प्रोजेस्टेरॉन ही एंडोमेट्रियल को मेंटेन कर रहा है।
तो मुझे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगा? सो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एक हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करते हैं, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। कहाँ से आया ये HCG? यही ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो फ्यूचर के कोरियन हैं ये सिक्रीट करते हैं। HCG जाके कॉर्पस ल्यूटियम को बोलता है कंटिन्यू सिक्रीटिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको समझना है दो चीज एक साथ होगी। पहले प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करेगा, बिल्कुल सही। एस्ट्रोजन क्या करेगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देंगे एफएसएच को कि सी वन प्रेगनेंसी इज ऑलरेडी अंडरवे, डू नॉट मैच्योर एनी मोर फॉलिकल। किसी भी और फॉलिकल को मैच्योर नहीं किया जाए इस समय में। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट फर्दर डिग करते जा रहा है सो दैट उसे मिलते जाए मोर न्यूट्रिशन। अब ये जो इनर सेल मास था, एक सिंगल मास ऑफ सेल इम्ब्रियोब्लास्ट था, ये भी स्प्लिट कर गया। स्प्लिट करके दो सेल्स बनाएगा, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। आपको ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ना भी समझे तो चलेगा। ठीक है, एपीब्लास्ट वायलेट, हाइपोब्लास्ट येलो। ठीक, अब एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट अंदर में फिर से कैविटीज बनाएंगे और इन कैविटी से सेपरेट होगा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलोगे एम्ब्रियोनल डिस्क, क्योंकि ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ही आगे जाके एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा और बेसिकली फीटस बनाएगा। ये जो बाहर वाली लेयर्स हैं ये वंस अगेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाएंगी जो एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यहां बन रहा है कोरियन, दूसरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इधर बनेगा एमनियन, तीसरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इधर बनेगा यॉर्क सैक, एक फोर्थ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो यहां नहीं दिखाया हुआ है, वो बनता है एलेंटुआ। ठीक है, यूजुअली वेस्ट मटेरियल वहां स्टोर होता है। ओके, बिकॉज ह्यूमंस में एलेंटुआ इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे। और एनसीईआरटी में आपको एमनियन और कोरियन के बारे में ही बोला गया, यॉर्क सैक के बारे में भी नहीं बोला गया है, बट यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, सो ट्रोफोब्लास्ट एक तरफ को गाड़ी को आगे बढ़ाते जा रहा है, एंडोमेट्रियम में डिग करता जा रहा है, और जब एंडोमेट्रियम में डिग कर रहा है इट इज क्रिएटिंग अराउंड इट अ पूल ऑफ ब्लड। ये देखो, अपने चारों तरफ एक पूल ऑफ ब्लड एंड सिक्रीशंस को क्रिएट करता जा रहा है। इस पूल ऑफ ब्लड और सिक्रीशन से क्या होगा? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलते रहेगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ अभी एम्ब्रियो की नीड कम है। ठीक, और धीरे धीरे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एंडोमेट्रियम कवर कर लेगा। ठीक, अब इस चीज को ध्यान से देखो, ये था आपका एम्ब्रियो, राइट? एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर ये था, अभी ये डिग कर रहा था एंड इवेंचुअली क्या हुआ? पूरा का पूरा इंटरनलाइज हो गया, अंदर आ गया। ठीक है, तो ये मदर की एंडोमेट्रियल लेयर है जो उसे प्रोटेक्ट करेगी, और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रोफोब्लास्ट सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन बना रहे जिसको कहेंगे कोरियन। ये जो एम्ब्रियोनल डिस्क है उसके भी 3 लेयर्स बने। अब जो बाहर की, जो यूट्रस की तरफ सेल थे वो बनाया एक्टोडर्म, जो सेल्स नीचे की तरफ थे वो बनाए एंडोडर्म, और इनके बीच में बना मीजोडर्म। ठीक है, सो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, आपको याद होगा कि वी आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्ट, हमारे 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं। सो एक्टोडर्म यूजुअली एपिडर्मिस या ब्रेन बनाता है बाद में, मीजोडर्म हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, मसल्स, किडनीज, वर्टिब्री बनाएगा, एंडोडर्म हमारा गट बनाएगा। आपको कोई भी ये डिटेल में नहीं पूछने वाला, एक जनरल आइडिया वुड बी इनफ। एक्टोडर्म सबसे बाहर की लेयर है तो एपिडर्मिस एंड ब्रेन, मीजोडर्म बीच की लेयर है तो बीच की चीजें, मसल्स, किडनीज, एंडोडर्म सबसे अंदर की लेयर है तो फॉर्म करेगा गट।
ठीक है। अब अभी देखो ऐसे है, ठीक है, धीरे धीरे ये ऐसे क्लॉकवाइज मूव हो जाएगा, ठीक है। और जब क्लॉकवाइज मूव होगा, जो पूरा बीच में एम्ब्रियोनल डिस्क था उसको एमनियन कवर कर लेगा। बाहर कोरियन है बट एम्ब्रियोनल डिस्क को आपका एमनियन कवर कर लेगा। और ये जो यॉर्क सैक बन रहा था वो छोटू सा बन के ऐसे लटकेगा। अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्क, ये था हमारा एमनियन, एमनियन इसको कवर कर लेगा। ये था हमारा यॉर्क सैक, यॉर्क सैक एक छोटा सा बैग बन के ऐसे लटक जाएगा, ठीक। नाउ एमनियन क्या है? द मोस्ट इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस और द मोस्ट इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये आपको समझना है, एम्ब्रियो को सिर्फ ये मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन द्वारा इनक्लोज्ड एक फ्लूइड भी प्रोटेक्ट करेगा। आपके आसपास हवा है और हवा के बाद दीवारें हैं, दीवारें हमें प्रोटेक्ट करती है बट हवा भी तो हमें प्रोटेक्ट करता है ना इन अ वे। तो वही ये फ्लूइड जो है एक क्यूशनिंग का काम करता है, ठीक है। नाउ अब कोरियन भी साथ साथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक सिंपल स्मूथ कर्व सरफेस का सरफेस एरिया ज्यादा नहीं है, बट इफ आई फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते जाएंगे। सो what am I doing is I am increasing the surface area of absorption, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म ड्यू टू कोरियन। अब आप ये समझ लो, ये जो कोरियन है आया तो एक्चुअली एम्ब्रियो से है, बट अगर अगर फीटस कोरियोनिक विलाई बना रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो मॉम के टिश्यूज उसको इंटर डिजिटेट करेंगे। मतलब ये डिजिट्स है ना, फिंगर्स को के इन स्ट्रक्चर्स को डिजिट्स कहते हैं। इंटर बीच में, मॉम के भी ऐसे टिश्यूज बनेंगे, बेबी के भी ऐसे टिश्यूज बनेंगे और एक दूसरे को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। अब ये याद रखना कि blood of the mother will not pass into the fetus. The blood of the fetus will not pass into the mother. There is a boundary बेटा। कोरियन, कोरियोनिक विलाई और जो मदर के ब्लड वेसल्स यहाँ आ रहे हैं उनके बीच में एक मेम्ब्रेन्स है। ये मेम्ब्रेन मदर के ब्लड को डायरेक्टली फीटस के पास आने नहीं देगा, फीटस के ब्लड को डायरेक्टली मदर से कांटेक्ट में नहीं आने देगा। The only thing possible is the diffusion. Maternal blood will be rich in nutrients, will be rich in oxygen, and fetal blood would be rich in carbon dioxide. तो nutrients और oxygen fetus की तरफ, carbon dioxide and waste materials mother की तरफ। तो ऐसे diffusion हो रहा होगा so that the mother is providing the nutrients and oxygen. Baby, the fetus, या अभी एम्ब्रियो ही कहते हैं, fetus is providing the waste materials and carbon dioxide. ओके, नाउ ये तो हो गई बात एमनियन और कोरियन की। अब यॉर्क सैक का काम क्या है? देखो बेटा, अर्ली स्टेजेस में यॉर्क सैक ही हमारे रेड ब्लड सेल्स बना रहा है। ये कुछ जर्म सेल्स भी बना रहा है जो आगे जाके बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने के बाद आपके जो ऊगोनियाज एंड स्पर्मेटोगोनियाज बनने हैं वो बनेंगे, ठीक है। सो जर्म सेल बनाने का काम शुरुआत में यॉर्क सैक कर रहा है, बाद में वो अंदर बॉडी को माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन डिटेल में नहीं पढ़ना होता तो यू कैन टोटली इग्नोर इट, ठीक है। अब हम एक टिपिकल फीटस को समझना चाहेंगे। हमें याद रखना है कि इस तरफ एमनियन था, इस तरफ यॉर्क सैक था और हुआ क्या, ये क्लॉकवाइज मूव हो गया, राइट। तो एमनियन इमीडिएटली कवर कर रहा है फीटस को और फीटस या एम्ब्रियोनल डिस्क कहाँ है, ये रहा।
यॉर्क सैक नीचे की तरफ है, ठीक। और जो कोरियन बन रहा था वो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना के एम्ब्रियो को डायरेक्टली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है ना, यही है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। सो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में कंफ्यूज मत होना। प्लेसेंटा इज द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो यहां पे। अब इसी डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर से एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जो ब्लड वेसल्स को कैरी करेगी, और ये ब्लड वेसल्स आपके एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेंगे विद द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो बाहर वाला कोरियन, अंदर वाला प्रोटेक्टिव लेयर एमनियन, उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है एज यू कैन सी इन दिस इज दी हमारा एमनियन जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा एम्ब्रियो। देखो ये जो बाहर वाली लाइन बनाई है ना, दिस इज दी एमनियन। ये जो अंदर वाली लाइन बन रही है, दिस इज दी एम्ब्रियो। ओके, नाउ मैटरनल ब्लड वेसल्स भी बन रहे हैं, मैटरनल टिश्यूज भी है वहां पे, और कोरियोनिक विलाई भी है, आपस में इंटर डिजिटेट हो गए, और इसी सैंडविचिंग के कारण, इंटर डिजिटेशन के कारण बन गया प्लेसेंटा। क्लियर है? अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्लेसेंटा विल स्टार्ट सिक्रीटिंग हॉर्मोन्स। जब प्लेसेंटा का पुराना फॉर्म या नेसेंट फॉर्म कह लो आप, कोरियोनिक विलाई बना था, उसने HCG देना शुरू कर दिया था। बहुत जल्दी प्लेसेंटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देना भी शुरू करेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम विल ओनली रिमेन अ मेजर स्ट्रक्चर टिल मैक्सिमम अराउंड 3 मंथ्स। अब एक बात ये समझो बेटा कि कॉर्पस ल्यूटियम रिड्यूस हो जाएगा। HCG है तो कॉर्पस ल्यूटियम को हम 3 महीने तक तो मेंटेन करते ही करते हैं, उसके बाद वो रिड्यूस हो जाएगा। बट उसके रिडक्शन के बाद भी मुझे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन कौन करने लगेगा? प्लेसेंटा। अब रिलैक्सिन इज वेरी कंटेंशियस। आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है? ओवरी in the later part of pregnancy can produce relaxin। देखो शुरुआत में भी ओवरी रिलैक्सिन दे रहा है, क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन दे रहा था। और ये रिलैक्सिन क्यों देना चाह रहे थे हम? बिकॉज हम चाह रहे थे कि इम्प्लांटेशन स्मूथली हो जाए। क्यों? रिलैक्सिन यूट्रस को बोलता है काम डाउन योर कंट्रैक्शंस, हमें अभी कंट्रैक्शन नहीं चाहिए। सो रिलैक्सिन टेल्स दी कंट्रैक्शंस टू काम डाउन। प्रोजेस्टेरॉन भी ये काम करता है बेटा, ठीक है। सो कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन दे रहा था, और कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ है? ओवरी के अंदर ही तो है ना, इसीलिए एनसीईआरटी ओवरी को बोलती है। बट रिलैक्सिन का मेजर सोर्स कॉर्पस ल्यूटियम रिमेन्स फॉर अबाउट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद रिलैक्सिन प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है। बट एनसीईआरटी बोलती है कि लेटर पार्ट में ओवरी देता है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करें? तो देखो कॉर्पस ल्यूटियम भले ही रिड्यूस हो जाए, बट स्टिल उतना मतलब रह जाता है कि रिलैक्सिन अभी भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो कॉर्पस ल्यूटियम के रहने की वजह से हम कह देते हैं कि ओवरी इज सिक्रीटिंग रिलैक्सिन, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बेबी का अगर बर्थ हुआ जब, तो उसे मदर्स मिल्क की जरूरत पड़ेगी। ओके, नाउ एक बार चाइल्ड बर्थ, तो ये तो कब तक चलेगा? दिस विल कंटिन्यू अप टिल अराउंड 38 वीक्स। ह्यूमन में जो टर्म है, टर्म ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन मतलब द एक्ट ऑफ बेयरिंग द एम्ब्रियो और द फीटस इज कॉल्ड जेस्टेशन। ह्यूमन का जेस्टेटरी पीरियड कितना है? अराउंड 38 वीक्स, या आसान भाषा में बोले तो 9 मंथ।
जब बेबी का बर्थ होगा, अभी हम पढ़ेंगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। जब बेबी बाहर आ जाएगा, देन वी कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड को सेवर कर देते हैं। वाई? अब अम्बिलिकल कॉर्ड की जरूरत नहीं है। द बेबी कैन फीड ऑन द मदर्स ब्लड, सॉरी मदर्स मिल्क। सो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं एंड वेरी सून आपका जो प्लेसेंटा है इन केस ऑफ ह्यूमंस ऑल्सो कम्स आउट। we are menstrual cycle people. Certain other non-primates like dogs, they are estrous cycle people. पहले estrous cycle पढ़ना होता था थोड़ा थोड़ा, उनमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बट हमारे में क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा प्रिपेयर हुआ था ये भी बर्थ के साथ बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे उसको आफ्टर बर्थ कहते हैं। अब एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है जिसका आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी के हिसाब से HPL, रिलैक्सिन, HCG आर सिक्रीटेड बाय फीमेल ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो, रिलैक्सिन के बारे में ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि रिलैक्सिन तो कॉर्पस ल्यूटियम दे रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम तो हर मेंस्ट्रुअल मंथ बनेगा। बट नो डिबेट्स विद द एनसीईआरटी। ओके, नाउ प्लेसेंटा सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी वो हर चीज को मदर के ब्लड से बेबी के ब्लड में आने नहीं देगा एंड वाइस वर्सा। स्पेशली सेल्स तो बिल्कुल आएंगे नहीं, तो मदर का सेल बेबी के सेल में नहीं आ रहा, बेबी का सेल मदर के ब्लड में नहीं जा रहा, लेकिन सब्सटेंसेस तो डिफ्यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि इस समय मदर को अपने खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए। शी शुड नॉट कंज्यूम एनी फॉर्म ऑफ स्मोक, अल्कोहल और एनी ड्रग्स। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बेबी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। स्मोकिंग विल कॉज प्रॉब्लम, अल्कोहल ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, ड्रग्स कैन कॉज द बेबी टू बी एडिक्टेड टू इट विदाउट एवर कंज्यूमिंग इट। बेबी बॉर्न ही एडिक्टेड होगा, ठीक है। सो दैट इज वाई द मदर शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल टू नॉट कंज्यूम एनी ऑफ द थिंग्स दैट मे बी हार्मफुल। क्लियर है everybody? Okay, we are stopping at this. We have some more things to talk. हम gestation के बारे में कुछ और बातें करेंगे and we'll also talk about parturition. So gestation और parturition will be हमारा next topic. Basically हमने इस लेक्चर में क्या बात की, हमने बात की इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में। इम्प्लांटेशन कैसे हुआ, ट्रोफोब्लास्ट का रोल क्या है, एम्ब्रियोब्लास्ट या एम्ब्रियो प्रॉपर जो था उसके क्या लेयर्स बने, उस लेयर्स से क्या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बने, उनका फंक्शन क्या था, प्लेसेंटा क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, प्लेसेंटा के हार्मोन्स क्या है। दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन दिस वन। अगले बार में जेस्टेशन के बारे में थोड़ा और बात करेंगे और पार्चुरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, टेक केयर फॉर टुमारो।